मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो अब तक हमने नंबर सिस्टम वाले टॉपिक का नंबर सिस्टम में we did about numbers, we did about remainder theorem, unit digit, number of zeros, and then LCM and HCF. तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से CSAT में क्वेश्चंस आए हैं, और इस बार 2023 में अराउंड मोर देन 10 to 12 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है जहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स में तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दो इम्पोर्टेंट ही कॉन्सेप्ट होते हैं, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। पर वहाँ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट में भी कंडीशंस लग जाते हैं जिसके कारण परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे यू हैव टू थिंक कि किस तरह से चीज़ों को अरेंज करना है या सेलेक्ट करना है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो फंडामेंटल पिलर्स है फंडामेंटल वो दो कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड अप है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। द फर्स्ट वन इज अरेंजमेंट एंड द सेकंड वन इज सिलेक्शन। ये दो कॉन्सेप्ट है, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। तो अरेंजमेंट को हम परमुटेशन कहते हैं डिफिकल्ट वर्ड में, और सिलेक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में। अब इसी अरेंजमेंट को हम डिफिकल्ट मतलब कि क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, इसे एलेबोरेट करूंगा अब मैं। और क्वेश्चन या तो रहेंगे बेस्ड ऑन सिलेक्शन, और इसी क्वेश्चंस में इसी टॉपिक पे कंडीशंस लगा। तो ये है अरेंजमेंट वर्सेस सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली हम क्या रहे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। वी हैव 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। तो हम पहली बार इन तीनों को अरेंज करेंगे और दूसरी बार इन तीनों में से सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम लिस्ट करते हैं इन सबको। तो अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट में क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑर्डर देंगे कि पहली बार किस तरह से ए बी सी को अरेंज कर सकता है। तो पहला जो अरेंजमेंट होगा ए बी सी हो सकता है, ये डायरेक्ट अरेंजमेंट हो गया। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, हम बी को पहले लाए, ए को सेकंड में रखेंगे, बी ए सी, ये भी एक अरेंजमेंट हो गया लेटर्स का या पर्सन्स का। थर्ड अरेंजमेंट क्या होगा, अब ए को थर्ड पोजीशन पे रख दिया हमने, तो ए बी सी ए। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकता है। अब सी को पहले रख दिया, सी बी ए, और बी को लास्ट में रख दिया, सी ए बी, और फिर इसी में सी को सेकंड में रख दिया, ए सी बी। तो हम ए बी सी अगर 3 पर्सन है तो उसे अरेंज कर सकते हैं एक रो में। हमने एक रो में अरेंज किया है जहाँ पे फर्स्ट में ए को बैठाया, सेकंड में बी को, थर्ड में सी को। अब ये अरेंजमेंट हमें सही नहीं लगा तो हमने इस तरह से अरेंज किया कि फिर इस तरह से। तो इस तरह से हमने 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स बना दिए, 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, सपोज इन अ क्रिकेट मैच में अगर 3 प्लेयर्स हैं, we have suppose Warner, Smith and स्टार्क अरेंज कर सकते हैं। तो पहले वार्नर को डाल सकते हैं, स्मिथ एंड स्टार्क को। टेस्ट मैच है तो पहला स्टार्क को डाल सकते हैं,
फिर स्मिथ, फिर वार्नर। तो इस तरह से हम ऑलरेडी हमारे पास टीम बनी हुई है, उसके इनसाइड हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं बैटिंग ऑर्डर को। तो ये अरेंजमेंट कहलाएगा। तो हम क्या, ऑर्डर यहाँ पे मैटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक ऑर्डर तो ये हो गया कि वार्नर फर्स्ट में आया, सेकंड में बैटिंग के लिए स्मिथ एंड थर्ड में बैटिंग के लिए के स्टार्क आया, ये एक ऑर्डर है। और सेकंड ऑर्डर क्या हो सकता है, स्टार्क पहले आया, फिर स्मिथ आया, फिर वार्नर आया। और इसी तरह से और भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। तो टोटल 6 अरेंजमेंट होंगे, क्योंकि थ्री प्लेयर का हमने देखा है, अगर 3 पर्सन से तो 6 अरेंजमेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्डर मैटर कर रहा है, मतलब कि पोजीशन मैटर कर रहा है कि किस पोजीशन पे कौन सा प्लेयर खेलने के लिए आ रहा है। पर सपोज दूसरा ये है कि सेलेक्ट करना है हमें कि 3 प्लेयर्स है, 3 में से हमें 2 को सेलेक्ट करना है। ये 3 अवेलेबल है सपोज ओडीआई के लिए, पर इस तीनों को नहीं प्ले करना है, कंडीशंस फेवर करेगा 2 ही को, के 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। तो हम कौन कौन से प्लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर वी कैन सेलेक्ट एसी या ए बी या फिर बी सी। और भी कोई सिलेक्शन पॉसिबल है 2 प्लेयर्स को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर हम सेलेक्ट करने बोल दिया गया तो 3 पॉसिबिलिटीज आ रहा है। कि सिमिलरली अगर हमें एक ही प्लेयर को सेलेक्ट करना है 3 में से, तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, इधर ए, या तो ए उस मैच में खेलेगा या बी या सी। 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी बन रहा है कि अब हमें अरेंज नहीं करना है, अब हमें मतलब कि अरेंजमेंट का जो प्रायर है, प्रायर पार्ट सिलेक्शन है, पहले सेलेक्ट करेंगे प्लेयर्स को, उसके बाद उसके ऑर्डर को हम अरेंज करते हैं। तो ये जैसे किसी का ज्यादा अगर बी या सी यही 3 खेल सकता है, और सपोज ए बी सी तीनों को खेलना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगा ना कि तीनों को हम एक साथ ले लें। तो एक पॉसिबल वे हुआ अरेंजमेंट का कि ए बी सी एक साथ के टीम में रहे। फिर अगर 2 प्लेयर्स का सिलेक्शन है तो या तो ए सी रह सकता है या ए बी या फिर बी सी, और या फिर एक ही प्लेयर को सेलेक्ट करना है तो ए बी सी। तो ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर कर रहा है, मतलब कि किस पोजीशन पे प्लेस्ड है कोई डिजिट, वो मैटर कर रहा है। पर जब यहाँ पे सिलेक्शन देखे तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। या हम ए सी को सेलेक्ट करें या फिर सी ए को सेलेक्ट करें, दोनों एक ही, ओके, दोनों बराबर ही है। ए बी को सेलेक्ट करें या बी ए को सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो सिलेक्शन के केस में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। सिलेक्शन के केस में ऑर्डर किस पोजीशन पे कौन सेलेक्ट हो रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड दिखता है। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे पोजीशन या ऑर्डर मैटर करेगा। तो अगर हमें अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आए तो वहाँ हमें देखना है कि किस पोजीशन पे किसे कितने तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, अगर ए बी सी को अरेंज करना है तो पहले पोजीशन पे हम या तो ए को रख सकते हैं या बी को रख सकते हैं या सी को रख सकते हैं, ओके। ये 3 पॉसिबिलिटी है। और सपोज ए बी सी में तीनों में से कोई एक यहाँ पे प्लेस्ड हो गया, तो यहाँ पैसे पहले तो ये देखेंगे कि इस पोजीशन के लिए कितने हमारे पास पर्सन अवेलेबल, 3 पर्सन अवेलेबल है। और फिर कोई एक पर्सन तो यहाँ फिक्स हो जाएगा ना, तो कोई भी एक पर्सन फिक्स हो गया तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज बचेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज। अब 2 पर्सन बचे तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बचेंगे और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बचेगा, ओके। तो टोटल जो हमने देखा 6 पॉसिबिलिटीज, वो कैसे आ रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे। इसे हम इलेबोरेट करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज आ रहा है अरेंजमेंट के, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो मोस्टली अरेंजमेंट पे फोकस रहेगा
कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हमारे पास कितने, इसको और भी एलोबरेट करूंगा कुछ एग्जांपल से कि पोजीशन के लिए कितने अवेलेबल चॉइसेस है, इसको चॉइसेस कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 चॉइस है, ओके, यहाँ 2 चॉइस है और यहाँ पे 1 चॉइस बना सकते हैं। क्योंकि अगर ए फिक्स हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे कौन कौन बचेगा, बी और सी, और यहाँ बी फिक्स हो गया तो यहाँ पे 1 चॉइस सी बचेगा। ओके, तो इसको और भी एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं अरेंजमेंट है क्या। अरेंजमेंट क्या है, तो एक एग्जांपल डिजिट्स का लेता है। तो डिजिट्स में अगर मैं 4 डिजिट्स दूँ 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो किस तरह से आप फर्स्ट पोजीशन के लिए अरेंज कर सकते हैं। इधर आप 1 को रखेंगे फर्स्ट पोजीशन में, या 2 को फर्स्ट पोजीशन में कुछ लोग रखेंगे, 3 को भी रख सकते हैं कुछ लोग, और 4 को भी। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज है। अब सेकेंड पोजीशन के लिए देखते हैं। सपोज यहाँ पे 2 फिक्स हो गया, तो अब हमारे पास सेकेंड पोजीशन के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है, 1 या 3 या 4, 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ के लिए। थर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास सपोज 1 यहाँ पे फिक्स हो गया, 1 यहाँ पे फिक्स हो गया, तो ये यहाँ पे हमारे पास इधर 3 या 4 बचेगा, मतलब कि 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनली सपोज 3 फिक्स हो गया तो 4 बचेगा, 1 पॉसिबिलिटीज के फोर्थ पोजीशन के लिए। तो हमसे पूछा गया अगर कि हम कितने तरीके से 1 2 3 4 को अरेंज कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज मिल जाएगा कि कितने तरीके से हम 1 2 3 4 को अरेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ओके, तो हमारे पास 4 3 8 12 2 24 पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएगा, अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 24 पॉसिबल अरेंजमेंट्स। इसे चेक वेरीफाई भी कर सकता है, एक बार 1 को फर्स्ट रखा 1 2 3 4, फिर 1 3 2 4, तो इस तरह से हम 24 पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसे आप लिस्ट भी कर सकते हो, अगर स्मॉल स्केल पे तो वो लिस्टिंग किया जा सकता है, अगर लार्ज स्केल पे तो हमें फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आगे हम देखेंगे। तो सपोज के, तो ये दो है कॉन्सेप्ट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे आता है, जो अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यों कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर 2 प्रिंसिपल्स होता है, एक तो मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल और एक एडिशन का प्रिंसिपल। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को देखता है। ये क्या कह रहा है कि अगर एन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहा है अक्कर के, जो कि एन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहा है जिसके अंदर P1 P2 P3 Pn सब पार्ट्स है। तो कुछ इस तरह से देखेंगे कि एक बड़ा इवेंट n है, एक बड़ा इवेंट n है, और इसके अंदर सब पार्ट्स है के, P1 सब पार्ट है, P2 सब पार्ट है, तो P3, और इस तरह से Pn सब पार्ट्स है। एक बड़े इवेंट के अंदर भी सब इवेंट्स है। तो ये इवेंट होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो सबके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, अगर ये सारे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हो। तो जो अकरेंस ऑफ इवेंट है एन, वो सबके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये एग्जांपल्स के थ्रू और क्लियर होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल कहलाता है, जहाँ पे अगर एक बड़े इवेंट को छोटे छोटे एन इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे और सारे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है,
तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट सेट थियरी में कुछ इस तरह से देखते हैं, ये म्यूचुअली डिपेंडेंट है और ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है सेट के। तो इसको सिलोजिज्म में भी देखते हैं इस टाइप की इक्वेशन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट सेट्स को। तो अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये क्लियर करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सपोज अगर हम पहला एग्जांपल लेते हैं, कॉइन को टॉस कर रहा है। तो जब फर्स्ट टाइम हमने टॉस किया तो क्या आ सकता है पॉसिबिलिटीज, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ओके, फिर सेकेंड टाइम भी हमने उसे टॉस किया तो हमारे पास यहाँ पहले टाइम के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, और जब सेकेंड टाइम उसे थ्रो किया तो भी हेड आया आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज है। तो अगर कोई पर्सन दो बार एक कॉइन को टॉस कर रहा है तो कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। ओके, तो टोटल इवेंट कितना है, टोटल इवेंट ट्वाइस है। ट्वाइस उसे एक बड़ा पार्ट क्या है, दो बार उसे कॉइन को टॉस करना है और उसके अंदर दो सब पार्ट है। पहली बार अगर करेगा तो दो पॉसिबिलिटी आएगा। तो जब दो बार वो कॉइन को टॉस किया तो कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे, टोटल फोर पॉसिबिलिटीज उसके पास बन सकता है। क्योंकि हम देख सकते हैं हेड टेल, पहली बार हेड आया, टेल आया दूसरी बार, पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, टेल, टेल और टेल और हेड हेड। तो ये चार पॉसिबिलिटीज उसके पास आ रहा है। तो एक बड़ा ही हो रहा है, एक बड़ा में क्या कर सकते हैं, दो से ना करके हम 10 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट। तो 10 बार कॉइन टॉस करेंगे तो हर बार क्या आएगा, तो 10 टाइम्स। पहली बार भी दो पॉसिबिलिटी आया, दूसरी बार भी दो पॉसिबिलिटी, इस तरह से 10 टाइम्स क्या आएगा, हर बार दो पॉसिबिलिटी, और सारे पॉसिबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 टू द पावर 10 है। और ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। सपोज पहली बार हेड आया तो दूसरी बार ये नहीं बोला गया है कि अगर हेड आएगा तो दूसरी बार हेड ही आएगा। तो ये हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मतलब कि दूसरी बार भी सारी पॉसिबिलिटी संभावनाएं बनी हुई है। अगर पहली बार कुछ भी आया तो पहली बार पे डिपेंडेंट नहीं है। ये कंडीशन है कि अगर पहली बार इफ वी हैव हेड इन द फर्स्ट टाइम देन द सेकंड टाइम विल बी हेड आल्सो या टेल आल्सो। तो ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट रूल बनेगा यहाँ पर। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब बने तो सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बड़े स्केल पे हम देख सकते हैं कि कितने पॉसिबिलिटीज बन रहा है। मतलब कि अगर कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करेंगे तो इतनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन जाएगी, 2 टू द पावर 10। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है, अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो पहली बार अगर थ्रो किया तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगे, डाइस में 6 नंबर्स होते हैं। ओके, हमें 3 टाइम्स थ्रो करना है, 3 टाइम्स थ्रो करना है और देखना है कि 3 टाइम में हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम किसी ने थ्रो किया तो या तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 आउटकम्स पहली बार में आ सकता है उसके पास। फिर दूसरी बार भी अगर थ्रो करेगा तो भी 6 आउटकम ही आएगा, 5 आउटकम्स नहीं होगा। ओके, और तीसरी बार भी थ्रो करेगा तो 6 आउटकम्स होगा। तो अगर हमसे पूछा गया कि कितने टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, कितने टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, कितने कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स बन सकते हैं, ऑल दो वर्ड कॉम्बिनेशन है पर हम पॉसिबिलिटीज अरेंजमेंट ही देख रहे हैं कि अरेंजमेंट एक तरह से देख रहे हैं कि पहली बार 1 आया तो दूसरी बार 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, तीसरी बार 1 आया, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो इस तरह से सारे अरेंजमेंट को लिस्ट करेंगे तो हमें टोटल पॉसिबिलिटीज पता चल जाएगा कि कि कितने आउटकम्स आ सकते हैं 3 बार। अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो पहली बार 6 आया, ओके, 6 आउटकम्स आ सकते हैं, दूसरी बार भी 6 आउटकम्स, तीसरी बार भी 6, मीन्स 6 टू द पावर 3 आउटकम्स आ सकते हैं अगर हम एक डाइस को 3 बार टॉस करेंगे। ओके, पर एक तीसरा एग्जांपल देखेंगे जहां पे ये डिफरेंस क्लियर होगा। सपोज किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ए के पास 5 पेयर्स ऑफ के पैंट्स और 4 पेयर ऑफ शर्ट है।
फोर शर्ट्स है पैंट्स है, ओके, फोर शर्ट्स है और फाइव पैंट्स है, और उससे कोई एक इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो कितने तरह से ड्रेस कर सकता है खुद को, ओके, कितने पॉसिबल ड्रेसिंग आउटकम्स आ सकता है। उसके पास फाइव पैंट्स है और फोर शर्ट्स है। तो अगर हम सपोज फिक्स करते हैं कि फोर शर्ट है S1 S2 S3 S4, तो पहले शर्ट के पास कितने पैंट्स के ऑप्शन है, फाइव पैंट्स, P1 P2 P3 P4 या P5। सिमिलरली दूसरे शर्ट के पास भी यही सेम सेट ऑफ पैंट्स रहेंगे, तीसरे शर्ट के पास भी, चौथे शर्ट के पास भी। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल पता चल जाए कि वो कितनी तरीके से ड्रेस कर सकता है। तो पहले शर्ट के पास के फाइव पैंट्स है, के तो 1 into 5 पॉसिबिलिटीज हो गया। दूसरे शर्ट के पास भी 5 पॉसिबिलिटीज हो जाएगा, तीसरे के पास भी 5, और चौथे के पास भी 5 पॉसिबिलिटीज। टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ओके, तो वो पर्सन 20 तरीके से ड्रेस कर सकता है खुद को एक इंटरव्यू के लिए। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट, ओके, एक बड़ा सेट क्या है कि उसे ड्रेस होना है, और उसके पास एक इंडिपेंडेंट इवेंट है फाइव पैंट्स है, और दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट है फोर शर्ट है। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा, 4 into 5 20 तरीके से वो ड्रेस हो सकता है, 20 आउटकम्स होंगे इसके। तो अगर ये क्लियर हुआ तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां से और क्लियर होगा। तो आज बेसिक से रखेंगे, बेसिक के थ्रू ही जाएंगे। सपोज अगर मैं पूछ रहा कि एक लॉक है, उसमें वो लॉक खुलता है 3 डिजिट से, ओके, तो और हमें डिजिट चूज करना है 1 से लेकर के 9 तक। तो हम कितने तरीके से इस लॉक के, तो लॉक में 3 डिजिट है, 3 प्लेसेस है, कि ये पासवर्ड 3 है, और तीनों में 1 से 9 तक जा सकता है। तो हम कितने तरीके से इस लॉक को ओपन कर सकते हैं गिवन द कंडीशन की हर डिजिट को हम मैक्सिमम एक बार ही यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक डिजिट को हम 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार यूज कर लिया। अगर 1 को एक बार फिक्स कर दिया तो बाद में 1 नहीं आएगा। तो हम कितनी तरीके से 5 इस लॉक का 7 8 कितना 8 पासवर्ड, 5 0 के तो यहाँ पे एक रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि चीज रिपीट करिए नॉन रिपीट करिए। तो यहाँ पे हम, हमारे पास 9 डिजिट्स है, 2 3 एंड टिल 9, ओके। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पहले पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 9 ऑप्शन हो 9 जाएंगे पहले पोजीशन के लिए। यहाँ पे या तो 1 या 2 या, ओके, 4 एंड सो ऑन टिल 9। तो पहले पोजीशन के लिए 9 ऑप्शन है। तो अगर कोई एक फिक्स हो गया, सपोज यहाँ पे 3 हमने रख दिया, तो अब ये 3 को यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 8 ऑप्शन हो जाएंगे, और यहाँ पे कोई एक फिक्स हो गया, सपोज 4 फिक्स हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 7 ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसका पासवर्ड कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल पासवर्ड्स तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों इवेंट को। तो 9 8 जा जो इसका आएगा रिजल्ट, 9 into 8 into 7, वो वैल्यू के उतने मैक्सिमम पॉसिबल इसके पासवर्ड हो सकता है। 72 into 7, तो 510 पॉसिबल आउटकम्स, ये इतने पासवर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट्स के, पर एक ऐसा कंडीशन देंगे जहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अगर सपोज ये ओके 3 डिजिट का पासवर्ड है, और यहाँ पे हमने बोला कि 1 to 9 यूज करना है, पर ये सारे डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। सपोज 1 को यहाँ फिक्स कर दिया, तो अगला अगला पे भी 1 को यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम भी 1 को यूज कर सकते हैं।
तो 9 क्यूब। पासवर्ड के कितने वैल्यूज हो जाएंगे? हाँ, तो फर्स्ट प्लेसेस पे भी हमारे पास 1 से लेकर के 9, टोटल 9 डिजिट्स था ऑप्शन में। कोई भी हम एक चॉइस बना सकते हैं इस प्लेस के लिए। सेकेंड प्लेस के लिए भी हमारे पास 1 से लेकर के 9 ऑप्शन है, क्योंकि हमने फिक्स नहीं किया इस बार। तो यहाँ पे भी 9 ऑप्शन, 9 चॉइसेस बना सकते, यहाँ पे 9 चॉइसेस, और थर्ड के लिए भी 9 चॉइसेस बना सकते हैं। तो टोटल 9 और 3 चॉइसेस हमारे पास बन रहा है। ओके, तो एक हो गया रिपीटेशन, यहाँ पे रिपीट कर रहा है डिजिट्स, और यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है डिजिट्स, फिक्स हो रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन के थ्रू और भी क्लियर होगा। तो जैसे एक चाइल्ड के पास 2 पेंसिल है और 3 इरेजर है। ओके, तो कितने तरीके से वो एक पेंसिल और एक इरेजर को सेलेक्ट कर सकता है? 2 पेंसिल्स है, P1 P2, और E1 E2 E3 3 इरेजर है। 6 ways. 6। ओके, तो ये पहले पेंसिल के लिए कितना आउटकम हो सकता है? पहले पेंसिल के लिए E1 को सेलेक्ट कर सकता है, E2 को, E3 को भी सेलेक्ट कर सकता है। तो उसके पास 3 ऐसे पॉसिबिलिटीज हो जाएगा, P1 E1, P1 E2, P1 E3। अब दूसरा पेंसिल के लिए भी उसके पास कौन सा पॉसिबिलिटी? 18 पॉसिबिलिटीज रहेंगे। ओके, तो दोनों का समेशन कर देंगे तो 6 पॉसिबिलिटीज हो गया हमारे पास। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहलाता है यहाँ पर, कि हम दो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट को हम ऐड कर रहे हैं, ताकि टोटल हमें पॉसिबिलिटीज पता चल जाए। पर ये मल्टीप्लिकेशन से भी दूसरा, ओके, एक बड़ा इवेंट क्या है? एक इरेजर सेलेक्ट करना है, कैंसर 2 पेंसिल में से और 3 इरेजर में से, तो टोटल 6 पॉसिबल तरीका हो सकता है इस सिलेक्शन को, ओके, इसे सेलेक्ट करने का। तो वो विजुलाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के से भी सॉल्व हो जाएगा। पर इसी में इसको वेरिएशन करेंगे। अब एक दो क्वेश्चन करने के बाद इसे 2-3 तरीके से इसमें इस क्वेश्चन में वेरिएशन लाया जा सकता है, तो मैं बताऊंगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर कि देयर आर 4 पाथ्स टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ये ए है और बी है, 4 डिफरेंट पाथ्स है ए से बी तक जाने का। ओके, एंड हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड कम बैक अगेन वाया डिफरेंट पाथ। मतलब कि कितने तरीके से ये पर्सन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अगर ये पर्टिकुलर पाथ चूज कर लिया तो अब इससे नहीं आना, उससे कोई दूसरे पाथ से आएगा। तो कितने तरीके से वो इस ट्रैवलिंग को कंप्लीट कर सकता है? 12 ways. 12 ways। Okay. तो ये क्वेश्चन आज बेसिक से रखूंगा, कल मैं ट्रिकी क्वेश्चंस लाऊंगा जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। कि सपोज अगर उसने ये, उसके पास यहाँ से आ जाने के लिए 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, पर जब वो वापस आएगा तो अगर सपोज ये उसने पाथ को यूज कर लिया, तो ये रिटर्न होने के टाइम यूज नहीं करेगा, तो उसके पास 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। तो हर पर्टिकुलर पाथ के लिए उसके पास, सपोज अगर इधर से गया, ओके, तो वापस इससे नहीं आएगा। तो ऑल्दो जाने में तो उसके पास 4 पॉसिबिलिटीज है, पर आने में एक घट जाएगा, क्योंकि उसे वो यूज नहीं कर सकता। तो इतने तरीके से वो इस ट्रैवल को, इस के ट्रैवल को कंप्लीट कर सकता है। सिमिलरली अगर हमें find the 5 letter words which can be formed using pulse without repetition, हमें 5 के लेटर का वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5 लेटर का। और हमारे पास लेटर क्या क्या है? PULSE, और रिपीट नहीं करेगा, मतलब कि अगर P को एक बार यूज कर लिया तो दूसरी जगह यूज नहीं होगा। 120. ओके, तो यहाँ पे हम चॉइसेस बनाएंगे। तो अगर फर्स्ट प्लेस के लिए कितने चॉइस है? 1 2 3 4 5, 5 चॉइसेस है। पी को सेलेक्ट कर सकते हैं, या यू को, या एल, या एस, या ई। ओके,
अब अगर कोई एक यहाँ पे ई को सेलेक्ट कर दिया तो अब दूसरे प्लेस के लिए हम कितने चॉइसेस बना सकते हैं? इन्हीं चार में से कोई एक बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास चार चॉइसेस है। अब थर्ड प्लेस के लिए हम कितने चॉइसेस बना सकते हैं? सपोज एस को हमने फिक्स कर दिया दूसरी बार में, तो 3 चॉइसेस। सिमिलरली यहाँ 2 चॉइसेस, यहाँ पे ए। और जब सारे चॉइसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे कि हम कितने के 5 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं। तो हम 125 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसी को फैक्टोरियल बिना ओके ये टर्म यूज किए भी मैं सारे क्वेश्चंस करवा सकता हूँ बिना वो फार्मूला से भी। NPR NCR ओके, वो सारे फार्मूलाज हमें नहीं याद रखने हैं, हमें बेसिकली ट्रेडिशनल वे में जाना है ताकि हम सारे पॉसिबिलिटीज देखेंगे कॉम्बिनेशन से चॉइसेस फॉर्म करेंगे। अगर रिपीटेशन को अलाउ कर रहे हैं तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं इसी में? अगर PULSC में अगर हम रिपीट कर रहे हैं वर्ड को, अगर हम P को रिपीट कर रहे हैं कितने भी टाइम्स, मैक्सिमम 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं P को। एक ऐसा वर्ड बनेगा P P P P P, फिर एक यू करके भी वर्ड, या एक बार P P P P अगर रिपीट कर रहा है तो रिपीटेशन में कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया कि 4 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ओके 5 टाइम्स रिपीट कर सकता है। तो कितने वर्ड बनेंगे अगर रिपीटेशन अलाउ करेंगे? 3125. ओके, ये भी इजी है कि आप यहाँ पे इस पोजीशन के लिए आपके पास 5 ओके लेटर्स अवेलेबल है। PULSC कोई भी एक चॉइस को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर फिक्स नहीं किया है हमने तो P को तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 चॉइसेस होंगे। तो हर प्लेसेस के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस होंगे, तो टोटल 5 टू द पावर 5 चॉइसेस हमारे पास बन जाएंगे। ओके, तो ये था रिपीटेशन या नॉन रिपीटेशन पे। पर अब मैंने यहाँ पे बताया कि इस क्वेश्चन में वेरिएशन ला सकते हैं इस टाइप के चॉइसेस में। तो सपोज इस चाइल्ड के पास 2 पेंसिल है और 3 इरेजर, उसे अब एक वर्ड हमने डाल दिया एट लीस्ट, तो उसे एट लीस्ट एक चॉइस एक्सरसाइज करना है। तो वो कितने तरीके से एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब कि उसे एक ही सिलेक्शन इसमें से एक ही चीज को उठाना है, तो वो कितने तरीके से उठा सकता है? ओके, 5 ways. No? इसे क्लियर कर देना फिर से। उसके पास 2 पेंसिल है P1 P2 के, और 3 इरेजर है E1 E2 E3, ये 3 इरेजर है। अब उसे बस एक ही चॉइस बनाना है, या तो वो सपोज पेंसिल उठा लिया P1 ओके, या फिर इरेजर उठा लिया E1, तो कंप्लीट हो गया उसकी चॉइस। तो वो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे एक चॉइस बनाने के? एटलीस्ट एक चॉइस। और इसमें ये भी आ जाएगा एटलीस्ट में, फिर 2 चॉइसेस के भी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे कि वो P1 E1 या P2 E2 या फिर P1 P2 सेलेक्ट कर लिया। तो अगर हमें इसी क्वेश्चन में लिख दिया कि उसे इंडिपेंडेंटली इसमें से नहीं देखना है, मतलब कि या एक पेंसिल या एक पेन नहीं लेना, कोई भी एक सामान ले लेना है, उससे मिनिमम एक सामान ले लेना है। ओके, तो कितने चॉइसेस बनेंगे? तो एटलीस्ट वाले केसेस में कुछ इस तरह से एक्सपैंड करता है। अगर उसके पास 2 पेंसिल है 3 इरेजर है, तो वो क्या या तो 0 पेंसिल उठाएगा, या फिर 1 पेंसिल, या फिर 2 पेंसिल उठा सकता है।
के, क्योंकि अगर 0 पेंसिल उठाया है तो यहाँ पे सपोज 1 इरेजर उसने उठा लिया, या 2 इरेजर उठा लिया, या 3 इरेजर उठा लिया उसने। तो इरेजर के केस में भी या 0 इरेजर उठाया और 1 पेंसिल उठा लिया। तो ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे 3 पॉसिबल वेज हो सकता है जिस तरीके से वो पेंसिल को उठा रहा है। मतलब कि उसने पेंसिल उठाया ही नहीं, या 1 पेंसिल या 2 पेंसिल उठाया। ओके, और यहाँ पे इरेजर ना उठाया, और एक बार 1 इरेजर, दूसरी बार 2 या 3 इरेजर उसने उठाया। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आ रहा है पेंसिल के पिक करने की, और यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज आ रहा है कि इरेजर को पिक करने का। जो टोटल होगा एटलीस्ट उसे कोई एक ही के ऑब्जेक्ट उठाना है, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। पर उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी रहेगा, जब वो 0 पेंसिल 0 इरेजर उठाएगा तो 12 माइनस 1 वो हटा देंगे, तो 11 ऐसे चॉइसेस वो बना सकता है जहाँ पे वो एटलीस्ट एक ही सामान उठाएगा। तो ये 6 से बढ़ जाएगा कि ऑल्दो यहाँ पे 6 1 पेंसिल 1 इरेजर का 6 आ रहा था, यहाँ 11 तरीके से वो या 1 पेंसिल उठाएगा, या 2 पेंसिल उठा सकता है, या 1 इरेजर या 2 इरेजर भी उठा सकता है, या ओके इसमें सारे ये ब्रॉडर तरीके से देखते हैं। इसको कल के क्लास में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस इतना बता रहा कि ऑल्दो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हमने डायरेक्ट पता कर लिया कि कितने चॉइसेस बना सकता है एक पेंसिल और एक इरेजर को पिक करने का, पर कंडीशन में जब चेंज कर देगा कि उसे एक एटलीस्ट एक ही वस्तु उठाना है, एटलीस्ट एक ही ऑब्जेक्ट, तो वो चेंज हो जाता है फिर। तो ये कल मैं एलेबोरेट करूंगा। अभी एक और क्वेश्चन मैं दे रहा। सपोज हमारे पास 4 लेटर्स है, ये मतलब कि ये एवरग्रीन क्वेश्चन है ये वाला, ये पूछ ही दिया जाता है कभी न कभी। 4 लेटर्स है और हमारे पास 3 पोस्ट के पोस्ट ऑफिस है, तो हम कितने तरीके से इन लेटर्स को इन पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हैं। सपोज ये पोस्ट ऑफिस P1 हुआ, ये P2 हुआ, ये P3 हुआ, और हमारे पास 4 लेटर है, L1 L2 L3 L4। तो हम कितने तरीके से इन लेटर्स को इन पोस्ट ऑफिस में पुट कर सकते हैं। ये आया भी है प्रीवियस ईयर में, शायद इस साल 2023 में आया है। एक पोस्ट ऑफिस में एक ही लेटर जाएगा क्या, या 4 के 4 भी जा सकते हैं? हाँ 4 के 4 कंडीशन है कि आप रिपीट कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड है। ये अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं करेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा इसका। और अभी हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाला ही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ट्वेल्व भी हो सकता है शायद। नहीं, इसे चेक करते हैं। तो सपोज पहला लेटर है, ओके, तो पहले लेटर के लिए कितने ऑप्शन चॉइसेस एक्सरसाइज कर सकती है, इसमें पुट किया या इसमें या फिर इसमें। तो पहला लेटर के पास हमारे पास 3 ऑप्शन है, दूसरे लेटर के पास भी कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तीसरे लेटर के पास भी 3 ऑप्शन है, चौथे लेटर के पास भी 3 ऑप्शन है। ओके, तो तीनों चारों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है। L1 का इसमें डालना P1 में डालना नहीं डिपेंड कर रहा है कि L2 को P1 में नहीं डाल सकते, L2 को भी P1 में डाल सकते हैं, या कंडीशन नहीं लगा दिया है गया है कि हमारे पास L1 को P1 में डाल रहा है तो L2 को हम P3 में ही डाल सकते हैं। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहा है, एक इवेंट का अकर होना दूसरे इवेंट के अकर होने पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, 3 टू द पावर 4 हो जाएगा।
इतने तरीके से हम लेटर्स को पोस्ट ऑफिस में पुट कर सकते हैं 81 तरीके से। तो ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड था क्वेश्चन इस बार जो आया था। ओके, तो पर हम इसे फिक्स नहीं कर सकते। एक और तरीका है इसे करने का, वो थोड़ा लेंदी तरीका है कि P1 के पास कितने ऑप्शंस हैं। P1 4 लेटर को ले सकता है, ओके, P2 भी 4 लेटर को ले सकता है, P3 भी 4 लेटर को ले सकता है। तो अगर हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई तो 64 आएगा। पर ये तरीका गलत है, इसे मैं एलेबोरेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स्ड है, पोस्ट ऑफिस के प्लेसेस फिक्स्ड है, लेटर्स वेरिएबल है। तो हमें ऑल्दो इस तरीके से भी आएगा ये क्वेश्चन, पर यहाँ पे डिफरेंट रूल लगेगा, यहाँ पे कंडीशंस लग जाता है कि इसीलिए ये दोनों के मेथड जो यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस एक्सरसाइज कर लेटर्स के पास, वो पोस्ट ऑफिस के पास चॉइसेस नहीं है। सर ये Okay. 3 क्यों लिखा है वो एक बार बता दीजिए। हाँ, पहले लेटर के पास कितनी चॉइसेस है, या तो P1 में पुट कर सकते हैं, P2 में, P3 में, 3 चॉइसेस बना सकते हैं ना लेटर 1। हाँ राइट। या किसी ने कि इसमें पुट किया, इसमें दूसरे लेटर के पास भी तो सेम ही कंडीशन है, या उससे P1 में, P2 में, P3 में पुट कर सकता है। सिमिलरली तीसरे लेटर के पास भी 3 चॉइसेस है, और चौथे लेटर के पास भी 3 चॉइसेस है। अच्छा, गॉट इट सर, और गॉट ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट बना रहा है, किसी एक इवेंट का होना, हाँ, किसी एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं फिर के। और भी क्वेश्चंस देखता है। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। अब हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5। ओके, तो कितने, और 5 डिजिट नंबर्स में हमें याद रखना है कि कहीं पे हम 0 को यूज कर भी सकते, कहीं पे नहीं भी कर सकते। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं यूज करेंगे, अदरवाइज ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें हर प्लेसेस के लिए चॉइसेस देखने हैं कि हम कितने तरीके से चॉइसेस बना सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन कीजिए, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्वेश्चन 27 देखने विजिबिलिटी में 216। लेट मी चेक। ओके, तो हमें क्या है, पहले के फर्स्ट प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए हमारे पास ऑप्शन है 1 से लेकर के 9। तो 9 चॉइसेस हम यहाँ बना सकते हैं। पर दूसरे प्लेस के लिए हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे सपोज 2 फिक्स भी हो गया, तो दूसरे प्लेस पे 0 की एंट्री हो जाएगी। तो 0 1 3 4 5 6
7, 8, 9। तो यहाँ पे भी 9 चॉइसेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे कोई एक फिक्स हो गया, सपोज 1 फिक्स हो गया, तो यहाँ पे 8 चॉइसेस हो जाएंगे। यहाँ फिर कोई एक फिक्स हो गया तो 7 चॉइसेस, यहाँ 6 चॉइसेस। तो इस पीएनसी की क्लास में मैं कभी भी फॉर्मूला का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। बिना फॉर्मूला के यूज़ किए वो फैक्टोरियल वाला या एनपीआर एनसीआर के उससे ही ये हो जाएगा। विजुअलाइज करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो इतने हम 5 डिजिट नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। अब आता है कि गिवन 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, तो 6 फ्लैग है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये डिफरेंट कलर्स के हैं। How many different signals can be generated if the signal require use of 2 flags, one below each other? इससे हमें एक सिग्नल जनरेट करना है कि इस टाइप का सिग्नल जहाँ पे हम एक फ्लैग को ऊपर रखेंगे और एक फ्लैग को नीचे। तो हम कितने सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं टोटल? थर्टी होगा ना? 30। हाँ, तो सपोज हमने यहाँ पे फिक्स करना है पहले, तो यहाँ पे हम 6 चॉइसेस बना सकते हैं। अब कोई एक यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्लैग फिक्स हो गया, तो अब हमारे पास इन्हीं में से बचेगा इस पोजीशन के लिए। तो हमें यहाँ पे 5 चॉइस बना सकते हैं। तो टोटल हम 30 डिफरेंट सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। 30 डिफरेंट सिग्नल्स। ओके, एंड देन ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा के फिक्स करना है चीज़ों को कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है, और इवन नंबर बनाना है। और इवन नंबर का क्राइटेरिया क्या है? वो यहाँ का डिजिट 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ के लिए कितने चॉइसेस हैं इस पोजीशन के लिए? यूनिट डिजिट के लिए हमारे पास तो हम 2 को रख सकते हैं या फिर 4 को। 2 चॉइसेस यहाँ पे बना सकते हैं बस। और सपोज हमने 4 को फिक्स कर दिया, तो अब हमारे पास यहाँ के लिए कितने चॉइसेस हैं? 5। 4 चॉइसेस हो जाएंगे ना, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 चॉइसेस, या 1 या 2 या 3 या 5। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पर सपोज यहाँ 4 फिक्स हो गया तो 2 को तो यहाँ यूज कर सकते हैं ना। अच्छा, उसमें लिखा है सर, यहाँ पे हमारे डिजिट्स पास कैन बी रिपीटेड। क्या डिजिट्स कैन बी रिपीटेड? अच्छा, डिजिट्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 5 चॉइसेस हो जाएंगे फिर। मतलब कि अगर हमने 4 को यहाँ यूज भी कर लिया तो भी 4 को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा भी बन सकता है 2 डिजिट नंबर जो कि 44 हो या फिर 22 हो, 2 हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइसेस है, यहाँ पे हमारे पास 5 चॉइसेस हो जाएंगे। टोटल 10 ऐसे पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। तो 10 2 डिजिट्स नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं इन सब से जो कि इवन हो। और फिर एडिशन रूल तो हमने देखा जब बड़े पेयर्स को हम छोटे पेयर्स में ऐड करके देखा था, कि पैंट और शर्ट वाला एग्जांपल्स के थ्रू हमने एडिशन रूल को भी यूज़ किया था वहाँ पर। और कोई क्वेश्चन? आज तो इजी क्वेश्चन ही है सारे, जैसे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सपोज एक कार प्लेट है और इसमें 6 सिंबल का नंबर है।
6 सिंबल का नंबर है और इनिशियली हम 3 जगह पे हमें अल्फ़ाबेट्स यूज करना है और इस 3 जगह पे हमारे पास डिजिट्स यूज करना है कि कोई भी डिजिट्स। तो हम कितने ऐसे नंबर प्लेट्स बना सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब कि एक को एक बार यूज किया तो दूसरी बार यूज नहीं कर सकता, तो रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, तो इस पोजीशन के लिए हमारे पास 26 चॉइसेस हो सकता है। इस पोजीशन के लिए एक चॉइस अगर यहाँ बना दिया तो यहाँ 25 चॉइस और यहाँ पे 24 चॉइसेस, और इसे रीअरेंज करेंगे तो बात बराबर ही पड़ता है। मतलब कि अगर सपोज ये ना सेलेक्ट करके हमने पहले इसे सेलेक्ट किया, इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया, ओके, तो भी सेम ही रिजल्ट आता है। तो डिजिट्स में यहाँ पे 10 चॉइसेस हो जाएंगे 0 से लेकर के 9, और यहाँ पे 9 चॉइसेस, कोई एक यहाँ यूज किया और यहाँ 8 चॉइसेस, तो टोटल जो होगा सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इतने सारे नंबर प्लेट्स हम जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हमने ज़्यादा कंडीशन यूज़ नहीं किया है, कल के क्वेश्चंस में हम लोग कंडीशंस के भी यूज़ करेंगे कि 2 लेटर साथ में होना चाहिए, ओके, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कि या ये दोनों लेटर कंटिन्यूस होना चाहिए, या इस लेटर के बाद यही आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सारे लेटर्स नहीं आ सकते। तो वो सारे कंडीशंस कल की क्लास में देखेंगे। सर एक छोटा सा अगर कंडीशन वाला देखे तो जैसे बिगिन लेटर है BEGINS, तो ये वर्ड से हम वैसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिसके फर्स्ट में बी आए और लास्ट में एस, फर्स्ट में बी और लास्ट में एस, ये फिक्स है। तो ऐसे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं इस लेटर से, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस? 24 24 24 बी और एस यूज कर सकते हैं, रिपीटेशन हाँ, अलाउड तो है ये क्या? तो इजी था, यहाँ 4 चॉइसेस, रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेगा अबे, कि कल के क्वेश्चंस में रिपीटेशन करेंगे और कल के क्वेश्चन में ये भी देखेंगे सपोज BEEGINS ऐसे वर्ड्स हो जहाँ पे 2 बार आए तो पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, कि ये रिड्यूस हो जाता है। आज तो सारे डिस्टिंक्ट है, कल सेम भी रहेगा। तो ये आज बेसिक था आज का क्लास, कि आज की क्लास में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखा, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये देखा कि अगर एक पर्टिकुलर के एक बड़ा इवेंट है और उस बड़े इवेंट को हमने 4-5 छोटे छोटे इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हर एक छोटे इवेंट के लिए जितने चॉइसेस है उन सारे चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो बड़े इवेंट के लिए बड़े टोटल पॉसिबिलिटीज बन गया है हमारे पास। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ही और चॉइसेस से ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रूल लगेगा जब रिपीट करेंगे, जैसे PULSA में डबल यू आ गया या डबल एल आ गया तो किस तरह से ओके सॉल्व करेंगे, या हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 3 इंग्लिश का है और 4 मैथ्स का बुक का है, कि उसे अरेंज करना है, 3 इंग्लिश का सिमिलर बुक्स है और 4 मैथ्स का सिमिलर बुक्स है, के सेम बुक्स है, तो उसे उसकी अरेंजमेंट देखेंगे कि एक रैक पर अरेंज करना है जहाँ पे इंग्लिश के बाद मैथ्स ही आए हमेशा, या 2 इंग्लिश के बाद 1 मैथ्स आए, तो उस टाइप के अरेंजमेंट्स को कल देखेंगे। और जैसे कितने नंबर्स हम बना सकते हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 हो, डिविजिबिलिटी वाला भी हम क्वेश्चंस देखेंगे कि हमारे पास सपोज नंबर दिया गया हो 1 2 3 4 5 0,
इससे हम कितने नंबर्स बना सकते हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 हो, डिविजिबल बाय 4 हो, डिविजिबल बाय 7 हो। तो वो सारे के कंडीशंस वाले क्वेश्चंस कल करेंगे और ये सारे पूछे गए हैं। या फिर 1 2 3 4 से हम कितने जितने भी नंबर्स बनेंगे 1 2 3 4 से 24 नंबर्स बनेंगे जब रिपीटेशन नहीं होगा, तो उसका समेशन क्या होगा, कि समेशन वाले प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो ये सारे कल के क्लास में आज के लिए बस यही था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें देखना था किस तरह से किया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन रूल हमें देखना था, और ये हमने देखा कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन किस तरह से डिफर करता है। ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज काफ़ी बेसिक था, कल थोड़ा इंटरमीडिएट जाएंगे और फिर एडवांस जाएंगे क्लास। यहाँ पे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे एडवांस वाले में, कल वाले में भी बेसिक्स ही रहेंगे, बेसिक प्लस रहेंगे, तो उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे वाजी क्वेश्चन का। ओके देन, गुड नाइट एंड थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट।